सुनीता जी, थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपकी लव मैरिज है, राइट? मुझे ये बताइए कि हसन साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, प्यार कैसे हुआ, क्या किसी सेट पे मुलाकात हुई, प्रपोज किसने पहले किया? हसन एक्चुअली पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे और मैं ऑफ कोर्स मॉडल बन चुकी थी उस टाइम। और उनकी जो एजेंसी है वो एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रही थी लाहौर में। ठीक है। और मैं एज अ मॉडल जा रही थी लाहौर शो के लिए। अच्छा हुआ ये कि आई वॉज बिजी और मैं एक दिन पहले नहीं जा सकी। जिस दिन रिहर्सल होती है मैं शो वाले दिन ही सुबह में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है। तो ये कहीं आगे बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे देखा। मैं तो बहुत नींद में थी, सुबह सुबह मैंने बड़े बड़े चश्मे लगा के मैं तो सो रही थी। तो खैर इन्होंने देखा, हसन को नहीं पता था मैं कौन हूँ। हसन की बॉस साथ बैठी हुई थी, उन्होंने हसन को बताया कि ये मॉडल है, सुनीता मार्शल है। अच्छा जब वो कन्वेयर बेल्ट पे सामान लगेज के लिए मैं रुकी तो मुझे लगा कि कोई लंबा सा लड़का है जो मुझे देख रहा है। तो खैर मैंने कुछ खास नोटिस नहीं लिया, मैंने अपना सामान लिया, मैं निकल गई। अच्छा शो में भी हसन वाज आल्सो बिजी, आई वाज आल्सो बिजी। फाइनली व्हेन वी केम बैक तो हसन का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो बोर्डिंग पास मांग रहे हैं। मैंने कहा बोर्डिंग कार्ड तो लोग फेंक देते हैं, हाँ इंटरनेशनल नहीं रखता तो डोमेस्टिक कौन संभाल के रखेगा। और हमारे तो उस वक्त इतने शोज होते थे, मैंने कहा कि मैंने संभालना शुरू कर दिया तो पूरी एक फाइल जमा हो जाएगी। अच्छा उन्होंने कहा नहीं बस वो मांग रहे हैं वो। उनका 2-3 दफ़ा फ़ोन आया, तीसरी दफ़ा मैंने डांट के फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा उसके बाद एक और शो हुआ, वहाँ सारी मॉडल्स थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इस तरह का कोई फोन आया है? और उनका नहीं। तो मैं समझ गई ये तो कोई गड़बड़ है, ये तो मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा वो कहते हैं ना रिश्ते ऊपर आसमान में लिखे होते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत ही प्राइवेट किस्म की लड़की थी, मतलब प्रैंक कॉल्स इस तरह से आती रहती थी लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इत्तेफाक था कि हसन से मैंने मैसेजेस पे बात करना शुरू कर दी और 3 महीने हमने सिर्फ मैसेजेस पे बात की। और उस टाइम पे कैमरे वाले फोन भी नहीं थे। Really? तो मैंने SMS होता था? SMS होता था। तो मैंने हसन को नहीं देखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वो दिखने में कैसा है। तो फाइनली कोई 3-3.5 महीने के बाद मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हमें मिलना चाहिए। मैंने देखना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। बस फिर फाइनली हम मिले एंड वो एक कंपैटिबिलिटी तो वैसे ही हमारी मैच करी गई थी फ़ोन पे बात करने से। और फिर जब मैंने देखा हसन को तो गुड लुकिंग चार्मिंग गाय बट वेरी फैट। Really? Fat? Yes, he was very fat and टॉल भी थे तो वो जाइंट भी लगते थे। लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। तो बस वो फिर हमारी दोस्ती शुरू हो गई और करते करते हसन प्रपोज्ड एंड आई सेड यस। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और हसन ने अपने आप को पतला करना शुरू कर दिया। और उसने 1 साल में अपने आप को एकदम श्रिंक कर लिया। हाँ, बिल्कुल स्क्वीज कर लिया। तो शक्ल तो थी अच्छी तो वो और अच्छा लगने लग गया। हमारी दोस्ती के 5 साल के बाद हमने शादी की और अब माशाल्लाह हमें 14 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू हैव किड्स टू, 2 बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। राना साहब मुझे ये बताएं कि पहले आप लोगों को जो है वो वज़ीर आला साहब जो थे उनको मुंतखब नहीं होने दिया जा रहा था, फिर हल्फ लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। अब आप लोगों को आपकी मर्जी का गवर्नर नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं कि PTI वालों ने आपकी बिस्तीजाई नहीं करवा दी? देखें ये वो बातें हैं जो बहुत ही हमारे मुल्क के लिए, हमारे पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने लगाए हुए थे पहले वो सबको पता है। गूंगे बहरे थे, क्या थे, उनको कुछ पता नहीं था किसी से कैसे काम करना है। आपको पता है कि वो बस फंड इकट्ठा कर रहे थे, कमीशनें इकट्ठी कर रहे थे और लूट रहे थे पंजाब को। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के MPs को ख्याल आया कि ये क्या कर रहे हैं पंजाब के साथ और तहरीक अदम एतमाद हम लेके आए। एक्चुअली होता ये है कि देखें अगर आपकी अक्सरियत ख़त्म होगी तो आराम से जाएं, लेकिन ना इस वज़ीर आज़म जो नियाज़ी साहब थे उनको इज्जत रास आई, उनको भी निकालना पड़ा। रात 12 बजे तक बिठाए रखा, 11:55 तक। और यहाँ भी इन्होंने पूरा जोर लगाया कि कभी इलेक्शन मुलतवी, और असम्बली के अंदर प्राइवेट लोगों को लेके आ गए। हमारे लिए बड़ी ही
अफसोसनाक हैं। और आराम से जिसकी अक्सरियत हो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। और ये गलत रवायत कायम की जा रही है, बजाय इसके कि कारकर्दगी दिखाएं। जो आपने 4 साल में क्या किया है वो बताएं। अब वो कहते हैं साजिश के पीछे छुपना शुरू हो गए। साजिश तो एक बहाना है, असल जवाब नहीं आता कारकर्दगी का। तो हमें ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को, नौजवानों को ये देखना होगा, सोचना होगा कि ये ऐसे लोगों का जो है ना मुखालफिन पे झूठे इल्ज़ामत, तोहमत लगाने वालों का भी मुहासबा होना चाहिए। और जो लोग इनके गैदरिंग में जाते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो जी राणा साहब, खान साहब ਤੁਹਾਡੇ गले 'ਚ फंस गए ने, ना तुसी हजम कर सकते हो तो ना निकल सकते। जब खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने आपको जेल में डाला हुआ था, अब वो ऑपोजिशन में है तो उन्होंने आपको नुकरे लगाया हुआ है। पीटीआई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਮਜ਼ਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ 2013 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। अभी तो ये वक्त बताएगा ना जी। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ देना। सोच तो ये होनी चाहिए, हुकूमत हो या अपोजिशन, कि जो मुल्क के लिए ना सब इकट्ठे मिल के चले। ठीक है, गलत चीज़ें हैं उसकी मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा दें। पाकिस्तान तो पहले होना चाहिए ना, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले होता है और पार्टीज़ का मफाद बाद में होता है। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। अपनी क्यादत को तो डिफेंड करना है ना जी। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੱਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਸਕੂਨ ਦਾ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣ ਡਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜੋ 2016 ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ- ਮੁੰਨ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਛਲ ਕੇ ਲੱਤ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। बाती होने की क्या जरूरत है, आप एक शो में आए हुए हैं, आप प्लीज थोड़ा आराम से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਫਾਕ ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਸਮਝ ਆਈ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਓਏ। अच्छा मियाँ साहब बात सुने, भाई की हुकूमत भी है, भतीजे की हुकूमत भी है, अब आ जाए पाकिस्तान वापस। ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ। ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। क्यों? ਇਹ ਮੇਰੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜੇ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। कब? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨੀਤਾ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। मियाँ साहब हम भी यहाँ बैठ के वहाँ के ड्रामे देख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ। वैसे मियाँ साहब हो सकता है आपको वो फॉलो करती हो, लेकिन ऐस गाने तो बाद ना ओना ने नहीं करना। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਨ ਦੀ ਪੀਕ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਆਪਾਂ अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या शादी के बाद काम करना आसान हो गया है या कुछ मुश्किलात आई, रुकावटें आई? कहा जाता है कि जब खूबसूरत लड़कियां जो शोबिज़ में होती हैं शादी कर लेती हैं तो प्रोजेक्ट्स काम मिलते हैं। इज दैट ट्रू? इसमें कोई सदाकत है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तो आप आराम से काम कर सकते हैं, अच्छा। कोई मसला नहीं है। तो हसन की फैमिली जो है वो इतनी सपोर्टिव थी कि मुझे कुछ नहीं पता होता कि किचन में क्या हो रहा है, खाने क्या में क्या बनना बन है। रहा है। मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं आराम से अपने काम पे जाती हूँ, काम करके वापस आ जाती हूँ। और स्पेशली बच्चों के टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए होती है बच्चों के वक्त।
तो जब बच्चे पैदा हो रहे थे तो ऑफ कोर्स मैंने ब्रेक लिया, मैंने 3 साल का ब्रेक लिया क्योंकि मेरा बेटा और फिर 2 साल के बाद बेटी। तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे हसन की तरफ से भी, हसन की फैमिली की तरफ से भी। उनकी वजह से ही मैं कहती हूँ कि मैंने अपना वेट कम किया, फिर मैंने वापस से मॉडलिंग स्टार्ट की, ड्रामे स्टार्ट किए। हाँ, ड्रामे कम मैंने कर दिए, मैं साल में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स करती थी, लेकिन वो मेरी अपनी मर्जी थी। हाँ, मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। हाँ, फोर्स नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भी टाइम देना है ना। ट्रू। तो अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉन स्टॉप काम ना करूं। यू आर वेरी पिकी विद योर प्रोजेक्ट्स आई गेस। हाँ, वो इत्तेफाक से हो ही जाता है ना, क्योंकि जैसे अब जून जुलाई में मेरी कोशिश होती है मैं नहीं काम करूं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो भी ट्रैवल, फिर जैसे दिसंबर में ऑफ आती है तो उस टाइम पे मेरी कोशिश होती है मैं नहीं काम करूं। तो वो ले दे के वो 2 ही ड्रामे हो जाते हैं। हाँ।